नाउ द मेंडल्स थ्री पोस्टुलेट्स, ठीक है, मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे जिसमें उसने सिंगल ट्रेट को डिफाइन किया था, उसको लेके उसने कंक्लूजन दी। अब उसके तीन पोस्टुलेट्स जो हैं वो उसने उस बेस पे दिए थे। फर्स्ट क्या है, यूनिट फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। Genetic characters are controlled by unit factors existing in pairs in individual organisms. अब ये वो कहता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली जीन्स, ठीक है, जिसको जीन्स के लिए मेंडल ने फैक्टर का वर्ड यूज किया था, एंड लेटर ऑन जीन का वर्ड जो है वो यूज किया गया था 1909 में। तो यूनिट फैक्टर्स क्या करते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन जो है वो पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी दो कॉपीज प्रेजेंट हो सकती हैं। इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग टॉल एंड dwarf stems, a specific unit factor exists for each trait. Each diploid individual receives one factor from each parent. Because the factors occur in pairs, three combinations are possible: two for tall, two for dwarf, and one for each factor. अब two for tall stems का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो केस बन सकता है जिसमें होमोजाइगस केस है, लाइक कैपिटल टी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, दो फैक्टर्स हैं फॉर टॉल स्टेम्स, दो एलील्स हैं जो कि टॉल के कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। देन टू फैक्टर्स फॉर ड्वार्फ स्टेम्स, होमोजाइगस फॉर ड्वार्फनेस, ठीक है, इसमें जो एलील प्रेजेंट है वो होमोजाइगस केस में है। एंड वन फॉर ईच फैक्टर, ये हेट्रोजाइगस का केस है, मींस वन एलील इज फॉर tallness and one allele is for dwarfness. So each individual possesses one of these three combinations which determines stem height. So एक प्लांट जो है इनमें से कोई एक जो है वो कॉम्बिनेशन एट अ टाइम उसमें स्टे कर सकता है। लाइक प्लांट में या तो होमोजाइगस फॉर टॉल स्टेम का कैरेक्टर होगा, या वो ड्वार्फ स्टेम के लिए होमोजाइगस होगा, या वो हेट्रोजाइगस हो सकता है। सो ये मेंडल की कंक्लूजन थी कि फैक्टर्स या जीन्स जो हैं वो पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो से हैं उनके तीन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं: होमोजाइगस कॉम्बिनेशन और heterozygous combination. Homozygous combination for dominant alleles, homozygous combination for recessive alleles, and then heterozygous combinations. ठीक है, सो तीन कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल होते हैं, और किसी भी एक इंडिविजुअल में एक टाइम में इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन ही प्रेजेंट हो सकता है, बिकॉज every individual has chromosomes that are present in the form of pairs, ठीक है। देन उसने सेकंड जो पोस्टुलेट दिया दैट इज डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, और इसका जो सेकंड पोस्टुलेट था इसको जो है वो आप कह सकते हैं इसने एक लॉ भी प्रेजेंट किया था इसके लिए, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस और यूनिफॉर्मिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ गैमीट्स। अब इसमें ये क्या कहता है कि व्हेन टू अनलाइक यूनिट फैक्टर्स responsible for a single character are present in a single individual, one unit factor is dominant to the other, which is said to be recessive. अब when to unlike unit factors का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल है और उसमें जो यूनिट फैक्टर्स प्रेजेंट हैं वो अनलाइक हैं, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, लाइक द केस ऑफ हेट्रोजाइगस, जैसे हेट्रोजाइगस का केस आता है। अब ये दोनों एलील जो हैं या दोनों फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या है कि ये दोनों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, बट दीज फैक्टर्स आर अनलाइक टू ईच अदर, दे आर नॉट मैचिंग विद ईच अदर, and they are present in a single individual. So one unit factor is dominant to the other and other is known as recessive. Like capital T is dominant over small t, so capital T की presence में small t अपना expression जो है वो hide कर देगा, और जो इस ऑर्गेनिज्म की इस इंडिविजुअल की फिनोटाइप होगी दैट इज टॉल। सो इट मींस कि जो यूनिट फैक्टर टॉल के लिए था दैट इज डोमिनेंट, और जो रिसेसिव यूनिट फैक्टर है दैट इज फॉर ड्वार्फनेस। इन ईच मोनोहाइब्रिड क्रॉस
the trait expressed in F1 generation is controlled by the dominant unit factor. The trait not expressed is controlled by the recessive unit factor. Terms dominant and recessive are also used to designate traits. In this case, tall stems are said to be dominant over recessive dwarf stems. तो आपके पास F1 जनरेशन में जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं बेसिकली वो क्या शो करते हैं, एक तो वो डोमिनेंट एलील्स को शो कर रहे हैं, सेकेंडली वो डोमिनेंट ट्रेट को भी शो कर रहे हैं कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है। लाइक जौन सा है, जैसे आपके पास अगर हाइट के लिहाज से जौन सा है वो टॉल अपीयर हो रहे हैं F1 में, तो इट मीन्स टॉल इज द डोमिनेंट ट्रेट। सिमिलरली अगर यहाँ पे राउंड अपीयर हो रहे थे F1 में, तो इट मीन्स राउंड इज द डोमिनेंट ट्रेट। तो ये आप जो सा F1 जनरेशन की हेल्प से डोमिनेंट ट्रेट्स एंड डोमिनेंट एलील्स दोनों बता सकते हैं। देन थर्ड पोस्टुलेट जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स द पेयर्ड यूनिट फैक्टर्स सेपरेट और सेग्रीगेट randomly so that each gamete receives one or the other with equal likelihood. Law of segregation simply क्या है कि जो paired form में genes present हैं, unit factors present हैं, they have to segregate from each other during meiosis. ठीक है, for the formation of the gametes, meiosis के process के दौरान gametes को बनाने के लिए जो भी यूनिट फैक्टर्स प्रेजेंट हैं पेयर्ड फॉर्म में, उनको अब एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ेगा। लाइक अगर आपके पास ये पेरेंट है विद कैपिटल टी कॉम्बिनेशन, सो जब ये गैमीट बनाएगा तो उसमें ये जो पेयर्ड फॉर्म में जीन प्रेजेंट था अब उसको सेपरेट होना पड़ेगा, और उसके रिजल्ट में जो गैमीट है उसको जो है वो हाफ क्रोमोसोम को रिसीव करना पड़ेगा। सो ईच गैमीट रिसीव्स वन और दी अदर विद इक्वल लाइवलीहुड, मींस उसमें एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम भी जा सकता है। लाइक अगर पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है तो इट मींस वो जो भी गैम्यूट्स बनाएगा दीज गैम्यूट्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर जौन से वो गैम्यूट्स बन रहे हैं तो ये गैम्यूट्स आइडेंटिकल होंगे क्योंकि पेरेंट क्या था, वो होमोजाइगस था, उसमें क्रोमोसोम सेम थे। लेकिन अगर पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस होता है देन आपके पास जब गैम्यूट्स बनेंगे तो these gametes are unidentical to each other because one gamete is with one chromosome and the other gamete is with other chromosome। अब मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम का वर्ड यूज किया बिकॉज ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम्स है these are the vehicles that are carrying the genes। ठीक है, क्रोमोसोम्स ही वो बेसिक जो से हैं वो पाथवेज हैं, बेसिक व्हीकल्स हैं, या आप कह सकते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट है जिसके ऊपर जो है वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड देन वो क्रोमोसोम्स के जरिए पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। So if an individual contains a pair of like unit factors, for example both specific for tall, then all its gametes receive one of the same kind of unit factors, जैसे मैंने पहले बताया। And if an individual contains unlike unit factors, then each gamete has a 50% probability of receiving either kind of unit factors। Probability क्या होती है? Probability is the chance of an event to occur। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हेट्रोजाइगस केस है तो 50% चांस है कि गैमीट जो है वो स्मॉल टी के साथ बनेगा और 50% चांस है कि वो गैमीट जो है वो आपके पास कैपिटल टी के साथ बनेगा। तो 50% प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मींस चांस है ऑफ रिसीविंग ईदर काइंड ऑफ यूनिट फैक्टर्स। टॉल फैक्टर भी रिसीव कर सकता है और ड्वार्फ फैक्टर भी जो है वो गैमीट रिसीव कर सकते हैं। सो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं मेंडल के, उसकी बेस पे इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, ये इसने जॉन से वो दिए थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक और नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, बट कॉमनली इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। लेकिन आपने ये भी माइंड में रखना है कि इसका एक और नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेग्रीगेशन के रिजल्ट में जो गैमीट्स बनते हैं these gametes are always pure।
ठीक है, प्योर गैमेट्स बनते हैं। अब ये जो पोस्टुलेट्स थे, these postulates provide a suitable explanation for the results of the monohybrid process। ठीक है, इनकी बेस पे भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स यूज द टॉल ड्वार्फ क्रॉस टू इलस्ट्रेट। Mendel reasoned that P1 tall plants contained identical paired unit factors as did the P1 dwarf plants। क्योंकि मेंडल ने जो P1 लिया था वो ट्रू ब्रीड लिया था, तो उसके P1 टॉल प्लांट्स भी आइडेंटिकल पेयर्ड फैक्टर्स कैरी करते थे, मीन उसके जो जीन्स पेयर फॉर्म में उसके एलील्स आइडेंटिकल थे, और ड्वार्फनेस वाले एलील्स भी आइडेंटिकल थे। The gametes of tall plants are receive one tall unit factor as a result of segregation. Similarly, the gametes of dwarf plants all receive one dwarf unit factor. Following fertilization, all F1 plants receive one unit factor from each parent, a tall factor from one and a dwarf factor from the other, re-establishing the paired relationship, but because tall is dominant to dwarf, F1 plants are tall. So इस तरह जो है वो उसके रिजल्ट्स आए, और जब उसने F1 प्लांट की सेल्फिंग करवाई थी तो 4F2 कॉम्बिनेशन जो है वो उसके पास आए थे। वो F2 कॉम्बिनेशन क्या थे? टॉल का कॉम्बिनेशन आया था, लाइक अगर हम F1 प्लांट था उसका कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसका क्रॉस करवाएं F1 के साथ ही, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे करवा रहे हैं। अब इसके रिजल्ट में, क्योंकि अब ये जो है ये हेट्रोजाइगस दोनों जो है F1 के ऑफस्प्रिंग जो हम ले रहे हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, तो आपके पास दो तरह के ये गैमीट्स बनाएंगे। एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी के साथ और दूसरा गैमीट बनेगा स्मॉल टी के साथ। सिमिलरली यहाँ पे जो पेरेंट है वो भी क्योंकि सेम है तो वो भी सेम टाइप के गैमीट्स बना रहा है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो रिजल्ट्स क्या आएंगे कि जब ये गैमीट्स कंबाइन करेंगे इन द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है कैपिटल टी। देन सॉरी यहाँ पे सिंगल टी आपने लिखना है, ये इस पॉइंट पे सिंगल टी आना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी कैपिटल टी, एंड लास्ट जो आपके पास कॉम्बिनेशन आ रहा है दैट इज स्मॉल टी। सो पहला कॉम्बिनेशन आ रहा है टॉल टॉल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देन सेकंड कॉम्बिनेशन है टॉल ड्वार्फ, that is tall dwarf. Third combination is dwarf tall and last combination is dwarf dwarf. So 4 combination जो हैं वो F2 में आपके पास आते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। ये देखें dwarf tall third combination and fourth combination is dwarf dwarf. अब combinations 1 and 4, वन कॉम्बिनेशन था टॉल टॉल का, फोर्थ कॉम्बिनेशन है ड्वार्फ ड्वार्फ का, will clearly result in tall and dwarf plants because ये homozygous हैं, so clear results आपके पास आएंगे। According to the postulate of dominance recessiveness, combinations 2 and 3 will both yield tall plants. Combination 2 क्या था? Tall dwarf. Combination 3 था dwarf tall. Therefore, the F2 is predicted to consist of 3/4 tall plants and 1/4 dwarf, or a ratio of 3:1. This is approximately what Mendel observed in his process between tall and dwarf plants. अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती हूँ, चलो कि जब भी हम इस तरह जो है कॉम्बिनेशंस को लिख रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पे लिखा है ड्वार्फ स्लैश टॉल, तो ये हम बेसिकली इस तरह क्यों लिखते हैं कि हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके एक क्रोमोसोम पे कौन सा एलील है और उसके होमोलोग पे कौन सा एलील है, तो उसको हमने जब भी मेंशन करना होता है तो एक एलील को जौन सा है वो मेंशन करने के बाद उसके हम स्लैश लगाते हैं, देन हम दूसरा एलील